सभी का आज की इस वीडियो के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो कवि हैं उनके द्वारा रचित जो कविता है अट नहीं रही है, उसका हम आज इस वीडियो के माध्यम से बच्चों अध्ययन करेंगे। बच्चों, इससे पहले हमने जो जो इनकी जो कविता है उत्साह का अध्ययन किया था। बच्चों, आज की जो वीडियो के माध्यम से हम जो इनकी दूसरी कविता है अट नहीं रही का अध्ययन करेंगे। बच्चों, ये जो कविता है ये प्रकृति से जुड़ी हुई है। जैसा हमने पहले वीडियो के माध्यम से कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है उनके व्यक्तित्व के बारे में अध्ययन किया था कि वो एक जुझारू प्रकृति के कवि रहे हैं, प्रकृति प्रेमी कवि रहे हैं, छायावाद के प्रमुख स्तंभ रहे हैं। इनका जन्म 1899 में बंगाल के महिषादल जिले में हुआ था, महिषादल में हुआ था। और इनकी जो रचना है अनामिका, परिमल, गीतिका, चोटी की पकड़, काले कारनामे और ये इनकी रचनाएं हैं। बच्चों, इनका निधन सन 1961 में इलाहाबाद में हुआ था। हमने पहले वीडियो के माध्यम से ही इनके निजी जीवन के बारे में कुछ परिचय प्राप्त हुआ था, हमने प्राप्त किया था कि इनको अपने जीवन में बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ा। छोटी उम्र में जो ये 3 वर्ष के थे इनकी माता का देहांत हो गया। इसके बाद इनकी प्रॉपर स्कूलिंग नहीं हो पाई, इनकी पत्नी का भी जल्दी ही देहांत हो गया। और इसके बाद इनको ज़्यादा आघात लगा इनकी जो पुत्री थी सरोज, उनके निधन से ये टूट से गए थे। बच्चों, इसके बाद 15 अक्टूबर 1961 में उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली, इस संसार को अलविदा कह दिया। बच्चों, इनको गंगा प्रसाद पांडे जी ने महाप्राण की संज्ञा दी क्योंकि इन्होंने अपने जो भाग्य के लेख को बदलने का प्रयास किया, उसको भाग्य की नियति को स्वीकार नहीं किया। तो इनकी इस जिद के कारण इनको गंगा प्रसाद पांडे जी ने महाप्राण की संज्ञा दी थी। बच्चों, इसके बाद इनकी जो कविताएं हैं इनमें जैसा आपको पता है, पहले आपको ये छायावाद के प्रमुख स्तंभ थे। इनकी कविताओं में प्रगतिवाद और प्रयोगवादी कविता उनकी विशेषता भी मिलती है। और इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से अपने जीवन संघर्ष को, जीवन में क्रांति की भावना को, नवनिर्माण को और आशा निराशा के द्वंद्व को, आम व्यक्ति के जीवन संघर्ष को, उनके दुख सुख, उनकी उन्नति अवनति और उनके जीवन में आने वाले अंधकार और प्रकाश, सभी का इन्होंने इसमें अपनी कविताओं के माध्यम से वर्णन किया है। बच्चों, इनकी कविताओं में ज़्यादातर जो तत्सम शब्द हैं, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में उसी रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, उनका प्रयोग किया है। इनकी कविता में संगीतात्मकता और गेयता का गुण भी विद्यमान है। बच्चों, हम बात करें इस कविता के बारे में, अट नहीं रही है। अट नहीं रही कविता है वो फागुन जो महीना होता है, हिंदी मास, फागुन मास जो होता है, अगर आप इसको सबसे अधिक पहचान सकते हैं कि इस महीने में जो होली का त्यौहार मनाया जाता है, रंगों का जो त्यौहार होली, वो इसी महीने में मनाया जाता है। तो उस फागुन महीने में की मादकता को प्रकट करता है, उसकी जो पागलपन है, उसका जो उन्माद है उसको प्रकट करता है। क्योंकि इससे पहले जो टाइम होता है वो पतझड़ का टाइम होता है, ऑटम का टाइम होता है। पतझड़ जब सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट हो जाती है पतझड़, और धीरे धीरे पेड़ों से पत्ते गायब हो जाते हैं और धीरे धीरे दिसंबर तक आते आते, जनवरी तक आते आते पेड़ बिल्कुल ठूंठ हो जाते हैं, सिर्फ स्टेम दिखाई पड़ता है, जो पत्तियाँ फूल सब गायब हो जाते हैं। लेकिन फागुन आते आते पेड़ों में नए नए पत्ते फूल खिलते हैं और पूरा वातावरण खुश जो है वो महकने लगता है फूलों की खुशबू से। तो उसने इस कवि ने उस कविता के माध्यम से उस फागुन महीने के जो वातावरण की सुंदरता है, पेड़ पौधे फूल पौधे फूल हैं, उनकी खुशबू है उस, और वो खुशबू घर घर में व्याप्त हो रही है। तो उस पूरे महीने की जो मादकता है, उसका जो उल्लास है, उसका वर्णन इसमें कविता के माध्यम से किया है। कवि उस जो फागुन मास की जो महीना है, फागुन का जो महीना है, उसकी सुंदरता को सर्वव्यापक रूप से देखता है कि सभी जगह व्याप्त हो गई है। जब मन प्रसन्न होता है व्यक्ति का तो हर तरफ फागुन का सौंदर्य और उल्लास ही दिखाई पड़ता है। जब मन खुश होता है व्यक्ति का तो सारी चीज़ें उसे अच्छी लग पड़ती हैं। और वातावरण जो है, जो एनवायरनमेंट है, प्रकृति है, वो व्यक्ति को खुश रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। सुंदर शब्दों का चयन इस कविता में कवि ने किया है। और लय जो है, गीतात्मक जो शैली है कवि की, उस कविता को कवि जो है
फागुन महीने की तरह ही सुंदर और ललित कविता को इन्होंने बना दिया है। बच्चों ये कविता बहुत सुंदर बन पड़ी है। जिस प्रकार फागुन का महीना बहुत सुंदर होता है, जो हमको जो प्रसन्न रखने का प्रयास करता है, इसी प्रकार कविता भी बहुत सुंदर बन पड़ी है। बच्चों हम बात करें कविता के सार की। कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किया है कि प्रकृति कण कण में व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है, मौजूद है। होली के समय का जो महीना होता है वो फागुन का महीना होता है। उन्होंने इस कविता में इस महीने में प्रकृति व मानवीय मन में होने वाले बदलाव का बड़े ही सुंदरता से दिखलाया है, वर्णन किया है। बच्चों ये छायावादी कवियों की विशेषता होती है कि वो अपने मन की भावनाओं को प्रकृति के माध्यम से व्यक्त करते हैं। फागुन के समय पूरी प्रकृति खिल सी जाती है, ऐसा लगता है कि वो प्रसन्न है, खुश है। हवाएं मस्ती में बहने लगती है, फूल खिल उठते हैं और आसमान में उड़ते पक्षी सबका मन मोह लेते हैं, बहुत आकर्षक लगते हैं। इस तरह प्रकृति को मस्ती में देखकर खुद मनुष्य भी मस्ती में आ जाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि प्रकृति मनुष्य को प्रसन्न रखने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। आपने बच्चों ये भी सुना होगा कि कई बार लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं तो डॉक्टर उनको हिली एरिया में, पहाड़ी इलाकों में प्रकृति की गोद में जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि प्रकृति की सुंदरता देख करके व्यक्ति का मन भी प्रसन्न हो जाता है। तो बच्चों इस कविता में कवि ने फागुन के गीत, होरी, फाग और इत्यादि का वर्णन इन्होंने जो फागुन के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से किया है। बच्चों जैसा मैंने आपको इस छवि में दिखाने का प्रयास किया है कि जब फागुन के महीने में फूल खिल जाते हैं, महकने लगते हैं, आसमान में पक्षी अपनी परवाज करने लगते हैं, उड़ान भरने लगते हैं प्रसन्नता के साथ में। तो बच्चों जो आप कविता का अध्ययन करते हैं कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, और जो कविता है वो है आपकी अट नहीं रही है। बच्चों हम बात करें इसके पहले पद की। पहले पद में कवि लिखता है अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। बच्चों इन तीन जो पंक्तियां हैं उसके माध्यम से कवि कहता है, पहले हम इसके कुछ शब्दों की ओर ध्यान देते हैं कि जैसे यहाँ जो महीना होता है ये होली का महीना होता है, रंग बिरंगे रंगों का महीना होता है, और इसमें जो प्रकृति है वो उसमें फूल खिल जाते हैं, फसलें हैं वो पकने लगती है। तो बच्चों इसमें कुछ शब्द आए जैसे अटना, अटना मतलब समाना, नियंत्रण में होना। जैसे जब कभी कोई व्यक्ति के मन में खुशी होती है, कभी वो जो खुशी बिल्कुल बाहर निकलने का प्रयास करती है, तो ऐसा लगता है फागुन के महीने में प्रकृति की सुंदरता अपने आप में समा नहीं रही है, कंट्रोल नहीं हो रही है, बल्कि वो जगह जगह से बाहर निकल के आ रही है। आभा, आभा मतलब चमक, सुंदरता, सौंदर्य। बच्चों फागुन, फागुन वो महीना होता है जिसमें होली का त्यौहार मनाया जाता है, और पेड़ नए नए पत्ते होते हैं पेड़ों पे, फूल खिले खिले होते हैं, महक रहे होते हैं। तन मतलब शरीर, सटना मतलब अतुलनीय होना, उसकी कहीं तुलना नहीं कर सकती। बच्चों में इसका हम भावार्थ देखें। कभी प्रस्तुत पंक्तियों में फागुन के महीने की सुंदरता का बहुत ही सुंदर वर्णन करता है। होली के वक्त जो मौसम होता है वो फागुन का महीना होता है। उस समय प्रकृति अपने चरम सौंदर्य पर होती है, पीक पॉइंट पर होती सुंदरता उसकी, और मस्ती से इठला रही होती है, मानो कि वो इतरा रही हो, इठला रही हो। फागुन के समय पेड़ पौधे हरियाली से भर जाते हैं, उन पर रंग बिरंगे सुगंधित फूल उग जाते हैं महकने वाले। इसी कारण जब हवा चलती है तो फूलों की नशीली खुशबू उसमें घुल जाती है, और वो हवा के साथ साथ हमारे घरों में, आसमान में, सभी जगह वो घूमती रहती है। इस हवा में सारे लोगों पर मस्ती छा जाती है, और वो मस्ती वो जो लोग हैं अपने आप को काबू में नहीं कर पाते हैं और मस्ती में झूमने लगते हैं। तभी कहता है कभी अट नहीं रही है, समा नहीं रही है। फागुन महीने की जो खुशी है लोगों के मन में कंट्रोल नहीं हो रही है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, लोग नियंत्रण में नहीं है, खुशी के मारे झूम रहे हैं। जिस प्रकार फागुन के महीने में चारों तरफ सुंदरता है, उसको देख करके, खुशबू को सूंघ करके और प्रकृति की सुंदरता देख करके लोग काबू में नहीं है, मस्त हो गए हैं। बच्चों का इसका अगला पद है, कवि कहते हैं कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। तो कवि कहता है कि प्रकृति हवा के माध्यम से प्रकृति के कण कण में महक सुगंध व्याप्त हो गई है,
और लोग जब सांस लेते हैं तो वो सुगंध को वो महसूस करते हैं और घर घर में वो सुगंध व्याप्त हो गई है। आसमान में पक्षी उस सुगंध को सूंघ रहे हैं, उसका आनंद उठा रहे हैं और वो मस्ती में उड़ रहे हैं। तो कभी उस प्रकृति के सौंदर्य को देख करके वो अपनी आंख नहीं हटा पा रहा है, उनको देखने का जो लालच है वो उसके मन से नहीं जा पा रहा है, वो उसको एकटक निहार रहा है। बच्चों, जैसा कि इसमें थोड़े इसके शब्दार्थ को देखते हैं, घर घर करना मतलब हर जगह पहुंच गया है, हर जगह पहुंच जा रही है उसकी खुशबू, महक और सुंदरता। नभ, नभ मतलब आसमान, आंख नहीं हटना मतलब देखने से मन नहीं भरना, देखने को लगातार जी जा रहा है इस प्रकृति के सौंदर्य को, फागुन के महीने वाले को। बच्चों, कभी इसमें कहता है कि घर घर में उगे हुए पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, उन फूलों की खुशबू हवा में यूं बह रही है मानो फागुन का महीना खुद सांस ले रहा हो। यहाँ फागुन के महीने को हम चाहे तो मानवीकरण किया गया है। इस तरह फागुन का महीना पूरे वातावरण को आनंद से भर देता है। इसी आनंद में झूमते हुए पक्षी आकाश में अपने पंख फैलाकर उड़ने लगते हैं। वो उस खुशबू को, उस महक का आनंद ले रहे हैं, उस प्रकृति के सौंदर्य में उन्माद में है वो, और उसके मस्ती में वो आसमान में उड़ान भर रहे हैं। यह मनोरम दृश्य, सुंदर दृश्य और मस्ती से भरी हवाएं हमारे व्यक्ति के अंदर भी हलचल उत्पन्न कर देती है, और यह दृश्य हमें इतना अच्छा लगता है कि हम इससे अपनी आंख हटा नहीं पाते हैं, उसको लगातार देखने की इच्छा हमारे मन में व्याप्त हो जाती है। इस तरह फागुन के मस्त महीने में हमें भी मस्ती से गाने और त्यौहार मनाने का मन हमको होने लगता है। बच्चों, इसी कारण ये जो इसमें त्यौहार मनाया जाता है होली वाला, इसमें लोग रंग बिरंगे रंगों से एक दूसरे को रंगते हैं, अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। बच्चों, जैसे इसमें दिखाया गया है कि पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, खुशबू का आनंद ले रहे हैं, और यहाँ जो विभिन्न प्रकार के जो पेड़ हैं, इसमें कोई लाल कलर का है पत्ते, इसमें कोई ब्लू कलर के हैं, कोई ऑरेंज कलर के हैं, कोई येलो कलर के हैं। तो इस प्रकार इस महीने में जो प्रकृति है वो अपनी सुंदरता के चरम पर होती है, वो बिल्कुल पीक पॉइंट पर होती है। बच्चों, इसका हम अंतिम पद देखें। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्प माल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। बच्चों, कवि इसमें कहता है कि जो इस महीने में प्रकृति में जो पेड़ पौधे होते हैं उसके वो पेड़ उसकी जो डिफरेंट टाइप्स के जो पत्तों से लद जाते हैं, और कहीं लाल पत्ते होते हैं, कहीं हरे पत्ते होते हैं, और कहीं ऐसा लगता है कि जो फूलों के जो डिफरेंट, जो ऐसा लगता है प्रकृति ने फूलों की माला पहन ली है, क्योंकि जगह जगह खुशबूदार फूल खिले हुए दिखाई पड़ते हैं। तो प्रकृति के कण कण में उस महीने में सुंदरता व्याप्त हो जाती है, और वो सुंदरता समा नहीं रही है, और वो कवि को बहुत आनंदित कर रही है। बच्चों, इसके कुछ शब्दार्थ देखें। लदी, लदी मतलब भरी हुई है डालें। उर, उर मतलब हृदय में। मंद मतलब धीमी, स्लो। गंध मतलब महक, खुशबू। पाट, पाट मतलब हर स्थान पर। शोभाश्री मतलब सुंदरता, ब्यूटी। बच्चों, कभी इसका हम भावार्थ देखें। कभी कहते हैं कि फागुन मास में प्रकृति इतनी सुंदर नजर आती है कि उस पर से नजर हटाने का मन ही नहीं करता। चारों तरफ पेड़ों पर हरे और लाल पत्ते दिखाई पड़ रहे हैं, और उनके बीच रंग बिरंगे फूल ऐसे खिल रहे हैं मानो पेड़ों ने कोई सुंदर रंग बिरंगी फूलों की माला पहन रखी हो। बच्चों, कभी आगे कहता है कि सुगंधित पुष्प की माला की खुशबू कवि को बहुत ही मादक लग रही है, उसके अंदर उन्माद उत्पन्न कर रही है, मस्त कर रही है कवि को। कवि के अनुसार फागुन के महीने में यहाँ प्रकृति में होने वाले बदलावों से सभी प्राणी बेहद खुश हो जाते हैं। कविता में कवि स्वयं भी बहुत खुश दिखाई पड़ते हैं। बच्चों, जैसा कि इसमें आपको दिख रहा है इमेज में कि हर जगह आपको प्रकृति में सुंदरता आपको दिखाई पड़ रही है। बच्चों, ये जो मौसम है, ये जो चित्र है, ये पतझड़ के मौसम है, जब पेड़ बिल्कुल ठूट जाते हैं, पत्ते फूल कुछ भी नहीं होते हैं। और ये जो मौसम है, ये फागुन के महीने का मौसम है, जब प्रकृति अपने चरम सौंदर्य पर होती है। तो इन दोनों में डिफरेंस यही है। इसी कारण इस महीने में लोग, जो फागुन के महीने में लोग प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं। बच्चों, अब इसके कुछ हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखें इस कविता के। पहला प्रश्न है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? क्या कारण है कवि उसके जो अपनी आंख को नहीं हटा पा रहा है? तो कवि कहता है कि फागुन के महीने में प्रकृति की सुंदरता सबका मन मोह लेती है, उसको आकर्षित करती है, और हम सभी इसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि इस महीने में प्रकृति में यौवन भरा होता है, सुंदरता भरी होती है।
हर तरफ फूल होते हैं, हरियाली होती है और प्रकृति में खुशी का माहौल रहता है। इस महीने में प्रकृति में मादकता, मस्ती का सा वातावरण छाया रहता है। इसी वजह से कोई भी प्रकृति प्रेमी, प्रकृति को प्यार करने वाला व्यक्ति इससे दूर नहीं रह सकता है। कभी भी खुद भी एक प्रकृति प्रेमी है, प्रकृति को प्रेम करता है, उन्हें भी प्रकृति अपने मादक रूप में आकर्षित कर रही है, पागल बना रही है, उसे आनंदित कर रही है, जिसकी वजह से कवि की आंख उस फागुन की सुंदरता से नहीं हट रही है। वो कभी उसे लगातार देखने की इच्छा उसके मन में जागृत उत्पन्न हो रही है। बच्चों, हम आगे इसका एक दूसरा प्रश्न देखें। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन किन रूपों में किया है कि प्रकृति कहाँ कहाँ व्याप्त हो रही है। फागुन के महीने में सब पेड़ पौधे मानो ऐसा लगता है फिर से जीवित हो जाते हैं। इस प्रकार कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किया है। प्यारी प्यारी कलियां खिल जाती हैं, चारों ओर भीनी भीनी महक फैलने लगती है, नए नए फूलों की बदौलत सारे वातावरण में खुशबू भरी मंद मंद हवा बहने लगती है, बागों में सुंदर सुंदर तितलियां उड़ने लगती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो अट नहीं रही कविता है, इसमें कवि ने प्रकृति के यौवन और मादकता से भरे खुशनुमा रूप का वर्णन किया है। कवि ने जहाँ प्रकृति के कण कण में सुंदरता, महक, सौंदर्य वो व्याप्त हो गया है। बच्चों में इसका अगला प्रश्न देखें। फागुन के महीने में ऐसा क्या होता है जो बाकी मौसमों से अलग होता है? ऐसा क्या है इसमें? तो फागुन से पहले जो महीना आता है वो आता है पतझड़ का महीना, ऑटम। पतझड़ के कारण वृक्ष पीले, उदास और मुरझाए हुए से लगते हैं, उनके फूल पत्तियां झड़ जाते हैं, हवाएं भी जो खुश्क हो जाती है, बरसात का मौसम चला जाता है और चुभन भरी रहती है। तेज़ गर्मी और सर्दी के समय भी माहौल हमारे अनुकूल नहीं होता है और सबको कठिनाई होती है। मगर फागुन के महीने में ना सर्दी रहती है ना गर्मी रहती है। उस समय आते ही मानो प्रकृति का रंग रूप ही बदल जाता है। ऐसा लगता है मानो उसकी जवानी फिर से लौट आई हो, यौवन लौट आया हो उसको। सब पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, उन पर कलियां खिलने लगती हैं, हर तरफ भीनी भीनी खुशबू छाई रहती है और माहौल में खुशियां फैल जाते हैं, जिसको देख करके मनुष्य भी खुश होता है। इस मौसम में हमारा मन काफ़ी प्रसन्न और उत्साह से भरा रहता है। ऐसे में प्रकृति की शोभा देखते ही बनती है, सभी को आकर्षित करती है। बच्चों, जो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये जो कविता अट नहीं रही है, इसका भावार्थ, इसके शब्दार्थ और इस पाठ से, इस कविता से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका मैंने आपको जो व्याख्या की है, जो जानकारियाँ प्रदान की हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, उम्मीद है आपके लिए ये जानकारियाँ उपयोगी साबित होगी। बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। बच्चों, आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।